वक्फ बोर्ड। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद विवाद, है ना? सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है इसकी कहानियों से। अक्सर सुनने में आता है कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और एक ऐसी संस्था है जिसे ना तो सरकार छू सकती है ना ही अदालत। मतलब सोचिए, ये दावा कितना बड़ा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हवा बदल रही है। सरकार एक नया बिल लेकर आई है और कहा जा रहा है कि ये बिल सब कुछ बदल कर रख देगा। मतलब जो सिस्टम सालों से चला आ रहा है वो हिल सकता है। तो चलिए आज इसी पेचीदा मुद्दे की एक एक परत को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारत का ये विवादास्पद जमींदार। तो सबसे पहले वो जो दावा है कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, हाँ, वो बात बिल्कुल सच है। इंडियन रेलवे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ठीक बाद वक्फ बोर्ड ही आता है। और जमीन कितनी? कुल 9.4 लाख एकड़। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इतनी जमीन! तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वक्फ है क्या भला? ये शब्द आया कहाँ से और इसका असली मकसद क्या था? चलिए अब हमारे दूसरे सेक्शन पर आते हैं और इसी को समझते हैं। वक्फ का सिद्धांत क्या कहता है और ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखिए, कागज़ों पर या कहें कि सिद्धांत में वक्फ का आइडिया बहुत नेक है। इस्लामिक कानून के हिसाब से इसका मतलब है कि कोई भी मुसलमान अपनी कोई प्रॉपर्टी हमेशा के लिए किसी भी पाक, धार्मिक या चैरिटी वाले काम के लिए दान कर दे। और जब ऐसा होता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अल्लाह का हो जाता है। मतलब वो ईश्वर की संपत्ति बन जाती है। आइडिया तो नेक था, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में हैरान कर देंगे। साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि अगर वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज को सही से मैनेज किया जाए तो उनसे सालाना कमाई हो सकती थी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए। और असल में कमाई कितनी हो रही थी? सिर्फ 163 करोड़। मतलब कहाँ 12,000 करोड़ और कहाँ 163 करोड़। सोचकर ही अजीब लगता है। तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कहाँ? सच्चा रिपोर्ट ने दो बड़ी वजह गिनाई। एक, प्रॉपर्टी के मैनेजरों ने जमकर भ्रष्टाचार किया और दूसरा, वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हुए। और ये कब्जे सिर्फ प्राइवेट लोगों ने नहीं किए, बल्कि कई बार तो खुद सरकारी एजेंसियों ने भी कर लिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, सेक्शन 3। यहाँ हम उन बड़े बड़े दावों की पड़ताल करेंगे जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हर जगह घूमते रहते हैं। देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। पहला और शायद सबसे डरावना मिथक कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को कभी भी अपनी बताकर उस पर कब्जा कर सकता है। क्या ये सच है? चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं। असलियत थोड़ी अलग है। देखिए, 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसका सेक्शन 40 बोर्ड को सिर्फ जांच पड़ताल करने का हक देता है, सीधे कब्जा करने का नहीं। और किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ साबित करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सालों पुराने कागजात तो होते नहीं हैं। जैसे तमिलनाडु वाला जो केस हुआ था, उसमें भी तो बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने उसे बदला। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड तो स्टेट के अंदर एक और स्टेट है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये दावा भी पूरी तरह से सच नहीं है। जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्टेट वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं उन्हें कौन चुनता है? स्टेट गवर्नमेंट। जो सर्वे कमिश्नर होता है वो भी सरकारी मुलाजिम होता है। और तो और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सारे मेंबर, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। तो कंट्रोल तो है, सिस्टम में ही बना हुआ है। और अब तीसरा और आखिरी बड़ा मिथक कि बोर्ड के फैसले कानून से भी ऊपर हैं। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसे कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वक्फ से जुड़े मामलों के लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। इसके पास सिविल कोर्ट जैसी ही पावर होती है। इसके मेंबर्स को भी सरकार ही नॉमिनेट करती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट उस फैसले को रिव्यू भी कर सकता है और पलट भी सकता है। तो कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। तो ये तो हुई मिथकों की बात। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, सेक्शन 4। सरकार जो नया उम्मीद अमेंडमेंट बिल लेकर आई है वो क्या है? तो इस बिल का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, लेकिन इसे एक नया और कैची नाम दिया गया है, उम्मीद एक्ट, UMEED। नाम तो काफी क्लेवर है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई उम्मीद लेकर आएगा?
तो इस बिल के ना दो पहलू हैं, सिक्के के दो साइड्स की तरह। एक तरफ सरकार का कहना है कि इसके इरादे बहुत अच्छे हैं, जैसे बोर्ड में महिलाओं को जगह देना, वो जो विवादास्पद सेक्शन 40 है उसे हटाना और सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर देना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कलेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम दिया गया है वो ना के बराबर है, और सबसे खतरनाक कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पाई उसके लिए कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। चलिए इस बिल के सबसे विवादास्पद नियम को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूसरा, इसके लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 6 महीने। तीसरा, अगर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस खत्म। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, नो जुडिशियल रिव्यू। अब समझ में आया कि क्यों कुछ लोग इसे लैंड ग्रैब यानी जमीन हड़पने की साजिश कह रहे हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। सेक्शन 5, ये जो हो रहा है ये असल में सुधार है या फिर जमीन पर कब्जे की तैयारी? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये एक बड़ा मौका गवा दिया गया, क्योंकि ये बिल स्ट्रक्चर कमेटी की कई जरूरी सिफारिशों को तो छूता भी नहीं है। जैसे कमेटी ने कहा था कि बोर्ड को और ज्यादा आज़ादी दी जाए, ट्रिब्यूनल में फुल टाइम जज बिठाए जाएं और जो कब्जा करने वाले हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन बिल इन सब पर चुप। और सच कहें तो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वक्फ बोर्ड की अपनी ही नाकामी, उसका अपना भ्रष्टाचार और उसकी अकुशलता, उसी ने सरकार को ये मौका दे दिया कि वो इतना बड़ा और विवादास्पद बिल लेकर आए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या वक्फ बोर्ड की अपनी गलतियों ने ही सरकार के लिए जमीन हड़पने का दरवाजा खोल दिया है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही भारत के तीसरे सबसे बड़े जमींदार का भविष्य तय करेगा।